वेलकम टू द कम्पिटेटिव वाला। हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग 69th बीपीएससी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। यह जो सेट प्रैक्टिस है जो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए खासा महत्व रखेगा। अगर ये सेट प्रैक्टिस आप 2 बार देखते हो, पहली बार देख के सेकेंड बार डबल स्पीड से देखते हो, तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। और 69 बीपीएससी में ऐसे ही अगर 15 सेट कर लेते हैं तो लगभग 150 में से 90 से 95 क्वेश्चन इसके एनालिसिस से मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस का बाकी चीज़ से भी किया जाएगा। अतः ये वीडियो आप लोग के लिए खासा महत्व साबित करेगा। अतः आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगर बात किया जाए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, तो इसको गठन करने में गंगाशरण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, पूर्ण प्रसाद वर्मा, अब्दुल वारी, राहुल संस्कृत्यायन, अंबिका सिन्हा इत्यादि ने किया था। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो किया था, इसका स्थापना आपको 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था, जिसमें इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी को जयप्रकाश नारायण जी जो थे, जो इनके सचिव बने थे। क्या बने थे? सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण जी। जबकि इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष जो बने थे वो थे आपको आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? नरेंद्र देव इनके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? नरेंद्र देव अध्यक्ष बने थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन का बात किया जाए तो 1931 में इसका गठन किया गया था। 1931 में इसका गठन किया गया, जबकि इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1934 में, मतलब 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार का निर्वाचित सरकार जो था ना, वो आपको फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पे इस्तीफा दे दिया था। अब बात किया जाए कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा निर्वाचित सरकार कब गठन किया गया था, तो वो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के द्वारा यह सरकार का स्थापना किया गया था, पहला निर्वाचित सरकार का, जिससे कहा जाता है कि बिहार का प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यूनिस सिंह थे, मोहम्मद यूनिस थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? भारत में राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के कारण से। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि 1767 से 69 मिलान करना है, 1790 से 92, 1824 से 26, 1845 से 46। तो इसमें से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें मात्र 2 मिलान सही है। एक जैसे कि 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। मतलब कि 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1824 से 26 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। ओके, अगर इसमें भी कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो 1767-69 क्या हुआ था वो आप लोग को मालूम होगा। उस टाइम में 1767-69 में मैसूर युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? मैसूर युद्ध चल रहा था। और वैसे ही आपको 1824 से 26 में जो तो पढ़ लिए कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जबकि 1845-46 के आसपास में 1845-46 के आसपास में नहीं तो 1826 में तो हुआ था। 1845-46 में आपको प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध देखने को मिल सकता है। चलिए, इनमें से किस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। मतलब हैदराबाद के निज़ाम जो थे ना, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मिलान करें, जिसमें संबलपुर 1849 में हो जाएगा, सतारा 1848 में हो जाएगा, अवध 1856 में हो जाएगा, झांसी 1853 में हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, तो इसको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। इसमें अधिकांशतः पूछता है कि सतारा कब हुआ था। सतारा का विजय 1849 ईस्वी में हुआ था। सतारा का विजय 1848 में हुआ था। संबलपुर 1849 में, अवध का 1856 में और झांसी 1853 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हुआ था ना, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये चीज़ हुआ था, मतलब कि हड़प नीति हुआ था। चलिए,
भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? मतलब कि इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्मों के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो ये कहे थे डॉक्टर एस एन सेन ने। 1857 की घटना है जिसमें एस एन सेन ने कहा था कि किसने क्या कहा था? 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना को अंत स्वतंत्रता संग्राम मतलब अंत स्वतंत्रता संग्राम डॉक्टर एस एन सेन ने 1857 की घटना को कहा था। अब बात किया जाए कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम कब शुरुआत हुई थी? तो ये 10 मई, कब? 10 मई 1857 को आपको मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। ओके, अब यहाँ पे हैं सही कालानुक्रम को स्थापित करें तो सबसे पहले हमको मालूम है कि मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में हुआ था। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में हुआ था। मतलब कि पहला मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन हुआ था। दूसरा आपको वुड का डिस्पैच हुआ था, एजुकेशन डिस्पैच। इसके बाद हुआ था आपको क्या? इसका हुआ था आपको इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। तब हुआ था सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट की स्थापना किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो इसी हिसाब में आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब कि पहले हुआ था पहले हुआ था मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, तब वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तब इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन की स्थापना, तब डी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस बार तो बिहार टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ था ना आर्ट्स विषय के लिए, एसएसटी विषय के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 18 वर्ष की आयु में स्नातक 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक पद, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष के आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनी कार्य ने वर्णन किया है जो किसके बारे में किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। आपको मालूम है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो गोखले जी थे वो हमारे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हम लोग बोलेंगे महादेव गोविंद रनाडे जो थे ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा क्या? इससे हम लोग मालूम चलेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु कौन? महादेव गोविंद रनाडे थे। किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अब यहाँ पे है कि किन किन संगठन की स्थापना क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किया गया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभिनव भारत और अनुसरण समिति की स्थापना क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किया गया था। अभिनव भारत की जो स्थापना का बात किया जाता है ना, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा अनुसरण समिति की बात किया जाए तो अनुसरण समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में वायुनाथ घोष के द्वारा किया गया था। वैसे अनुसरण समिति ढाका में भी था और बंगाल में भी था। ओके, इसमें एक अनुसरण समिति का एक नारा था, खून के बदले खून। क्या था? खून के बदले खून। किसका नारा था? ये था आपको अनुसरण समिति का नारा था। ओके, सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो होम रूल लीग की बात किया जाए तो होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग का प्रारंभ पुणे के बेलगांव से किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पूछा गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे के बेलगांव में किसका स्थापना किया गया था? पुणे के बेलगांव में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? ये किए थे हमको तिलक जी ने किया था। एनी बेसेंट जी ने इसके बाद किए थे, सितंबर के आसपास में किए थे। जो इसका मतलब कि तिलक का होम रूल लीग छोड़ के संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट का था होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए था कि बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था, जिसके लिए एनी बेसेंट बिहार आई थी 1917 में। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था।
गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। कहाँ किया था आरंभ? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह का आरंभ किया था। गांधी जी विचारधारा किससे प्रभावित थी? गांधी जी का विचारधारा रस्किन से भी थे प्रभावित, थोरो से भी प्रभावित था, टॉलस्टाई से था। आपको मालूम है गांधी जी ने गांधीवादी विचारधारा के अनुसार टॉलस्टाई फॉर्म मतलब कि टॉलस्टाई फॉर्म भी बोलिए, टॉलस्टाई आप टॉलस्टाई क्या बोलते हैं, मतलब 1910 ईस्वी में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने 1910 ईस्वी में टॉलस्टाई क्या बोलते हैं फर्म की स्थापना किए थे। किसान नेता मोतीलाल टेरावत संबंधित है किससे? किसान नेता मोतीलाल टेरावत थे आपको मेवाड़ के भीड़ आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल टेरावत। निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग डूटियर। अगर 1915 की बात आ जाए तो लॉर्ड हार्डिंग डूटियर लगाइएगा। ये पूर्ण स्वराज कब? 26 जनवरी 1930 को किया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य कहा जाए तो अंत तक लड़ो हो जाएगा, और करो और मोड़ो कहा जाए तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को। दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य अंत तक लड़ो का हो जाएगा। वर्ष 1937 में चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो वर्ष 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बना था, जिसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुई थी। वो 5 प्रांत का नाम था, एक बिहार अपना, सेकेंड मध्य प्रांत, थर्ड संयुक्त प्रांत, 4 आपको उड़ीसा, और 5 आपको मद्रास। इसमें आपको मतलब कि कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुमत हासिल हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस ने बम्बई में भी अपनी सरकार बनाई थी, इसके अलावा असम में भी अपनी सरकार बनाई थी, और इसके अलावा सिंध में भी अपनी सरकार बनाई थी। किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी। यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किसने कहा था? यह कथन आपको असहयोग आंदोलन का है कि यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में हम दिवंगत होंगे। ये कथन आपको असहयोग आंदोलन का नहीं है, ये कथन आपको भारत छोड़ो आंदोलन का है। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन में तो महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति की बात की थी, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? आज़ाद हिंद फौज दिवस आपको 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज सप्ताह बोला जाए तो वो 1 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था, जबकि आपको 12 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज दिवस मना दिया गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। मतलब कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही हो गया था। इनमें से किस वायसराय ने अपने सबसे बड़े पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था? अब याद करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1906 में कांग्रेस के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो डूटियर। इसका आंसर लॉर्ड मिंटो डूटियर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत कहाँ पाई जाती है? मुहरे, नगरों के अवशेष, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। इसका आंसर डी हो जाएगा इसका हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन उपनिषद पुस्तक के है, तो उपनिषद पुस्तक के आपको दर्शन पढ़ाए थे। किस पढ़ाए थे? उपनिषद पुस्तक के दर्शन पढ़ाए थे। मत्स्य जो था ना, मत्स्य आपको विराट नगर की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी विराट नगर थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके अलावा सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? अस्मक की राजधानी कहाँ थी? और सूरसेन की राजधानी थी आपको मथुरा। सूरसेन से मथुरा थे। अस्मक की राजधानी पोटन थी। इससे आपको याद हो गया होगा मत्स्य का कौन सा? विराट नगर। कुरु का कौन? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन का क्या? मथुरा। अस्मक का क्या? पोटन। ओके। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का चलता है वह अनुराधापुर है। कौन सा? अनुराधापुर में ब्राह्मी लिपि का पता चला है अशोक का। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष किसके समकालीन थे? अशोक घोष जो थे ना वो कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे अशोक घोष। किसके समकालीन थे? अशोक घोष। कनिष्क के समकालीन अशोक घोष थे।
अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आजकल बहुत हो गया है। जैसे तिरुकुरल जो है ना, वो दर्शन पढ़ाए थे। किस पढ़ाए थे? दर्शन पढ़ाए थे। अगर तोला के पीएम जो है एक व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। श्रीपादिकारम क्या है? प्रेम कथा है। अब मणि मखरई क्या है? वो है एक मणि मखरई क्या है? मणि मखरई है आपको वाणिक कथा। क्या है? वाणिक कथा मणि मखरई है। मतलब तिरुकुरल क्या है? तिरुकुरल दर्शन पढ़ाए थे। तोला का पीएम क्या है? व्याकरण। श्रीपादिकारम क्या है? प्रेम कथा। मणि मखरई क्या है? वाणिक कथा। ओके। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारत तथा यूनानी कला का। भारत तथा यूनानी कला का संश्लेषण क्या कौन है? भारत तथा यूनानी कला का संश्लेषण गंधार कला शैली है। 32, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32 क्वेश्चन। स्तूप तो हमको मालूम है, सांची का स्तूप जो होता है। अब दो पकड़ा गया क्वेश्चन। तो चित्रकारी बाघ का किया जाता है। इसके अलावा कनिष्क का सिरभीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर कहाँ? देवगढ़ में है। मतलब कि स्तूप सांची में है। स्तूप सांची में है। स्तूप सांची में है। चित्रकारी बाघ का होता है। इसके अलावा कनिष्क का सिरभीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? मतलब ज्ञान कर्म तथा भक्ति को महत्व कौन देता है? भगवत गीता। कौन देते हैं? भगवत गीता ज्ञान कर्म तथा भक्ति के महत्व देता है। वैदिक ग्रंथ में भास्कराचार्य निम्न से किस राजवंश के लिए अत्यंत सक्रिय थे? तो वो हो जाएगा भास्कराचार्य का बाद वो कोई भी राजवंश के अत्यंत सक्रिय नहीं थे। इसके हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये आप सबको भी मालूम होगा कि चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? चंदावड़ का युद्ध हुआ था आपको। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था बताइए? चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? आप लोग को मालूम होना चाहिए चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था। चंदावड़ का युद्ध हुआ था आपको 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तैमूर का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1398 ईस्वी में। और तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। मतलब कि चंदावड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में। तैमूर का युद्ध आपको 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। जब्ती प्रणाली अकबर से संबंधित है। किसकी उपज थी जब्ती प्रणाली? अकबर। याद कीजिए, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी जब्ती प्रणाली। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, द्वितीय थे। ओके। भारत का संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। निम्नलिखित में से किस बाद फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि ओडिशा का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो बेरुवारी मामले में संविधान ने घोषणा किया था कि ओडिशा का संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछता है ये क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 312 जो है ना, वो अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोकसेवा आयोग से संबंधित है। मतलब कि अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं से कौन संबंधित है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोकसेवा आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? वो रखा गया है आपको अनुच्छेद 117 में। मतलब अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान है कि कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित हमको सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, और दल बल विरोध 10वीं अनुसूची में। जबकि राज्यसभा की सीटों का आवंटन दूसरी अनुसूची से नहीं होता है। ये बात हमेशा गलत है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा की सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं होता है। तो ये कौन सा अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है? ये चौथी अनुसूची में होता है। कौन सा अनुसूची में होता है? 4th अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वादयोग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वादयोग्य है। मौलिक अधिकार वादयोग्य है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। मतलब वो आदेश जारी कर रहा है ना, तो उसको परमादेश बोलेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। मतलब कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है।
निम्न से कौन एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त होने या सीमित नहीं किया जा सकता है? वो है आपको देश के किसी भी निवास बसने में, ये बात सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन जीने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन जीने के अधिकार को आपातकाल के दौरान भी मतलब कि लागू ही रखा जाता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो वो होती है आपको अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिकों द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। लोकसभा का विचार भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 14 दिन तक। और 14 दिन के बाद अगर वित्त विधेयक को राज्यसभा रोकी रखती है तो स्वतः पारित हो जाता है वो चीज़। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार को सूची को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया था। वो कौन सूची को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया था? वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को। किसको? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के हिसाब से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था।